हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं बिहेवियरिस्ट अप्रोच को हम ट्रीटमेंट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, या क्लिनिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कैसे देख सकते हैं। बिहेवियरिस्टिक अप्रोच या बिहेवियर थेरेपी को कैसे हम देख सकते हैं कि वैसे बेसिकली बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के अंदर पहले जो बिहेवियरिज्म है, बेसिकली उसके अंदर हम क्या देख रहे होते हैं, साइकोलॉजिकल अप्रोच दैट कंसीडर्स द रिलेशनशिप बिटवीन बिहेवियर एंड इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, या बिहेवियर और इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई के दरमियान में रिलेशनशिप तलाश किया जा रहा होता है यहाँ पर, कि कौन से चेंज ऐसे आए हैं जिसकी वजह से बिहेवियर चेंज हुआ है, या कौन से हम चेंज ऐसे ला सकते हैं, या कौन सा स्टिमुलस हम ऐसा दे सकते हैं जिसकी वजह से उसका बिहेवियर चेंज हो जाए। यही वाली इसके अंदर हम देखेंगे कि अगर कोई बिहेवियर चेंज हो, बिहेवियर कोई खराब होता है किसी क्लाइंट में, बाद जब थेरेपी लेने आता है, इलाज के लिए आता है, तो हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे थे उसके बिहेवियर को। पहले तो हम ये देखते हैं कि कौन सा कैसा इन्वायरमेंट या कौन सा इंसिडेंट या एक्सपीरियंस उसका हुआ कि उसका ये बिहेवियर हो गया है। फिर हम देख रहे होते हैं कि अब हम इसको कौन सा स्टिमुलस देंगे या कौन से चेंज लेके आएंगे जिससे इसका बिहेवियर चेंज हो जाए। तो ये सिंपल सी बात है इसका बिहेवियरिस्टिक अप्रोच की। बिहेवियर थेरेपी बिफोर 1960s, बिहेवियर थेरेपी वाज नॉट वेल एक्सेप्टेड विद इन साइकोलॉजी। उस वक्त ज्यादा इसको नहीं एक्सेप्ट किया जाता था सोशल वर्क, एजुकेशन और साइकेट्री के अंदर। सिंस 1970s बिहेवियर थेरेपी हैज बीन अप्लाइड टू ग्रेट नंबर ऑफ एरियाज। बाद में इसको बहुत से एरियाज में अप्लाई किया जाने लगा, जैसे कि बिजनेस, इंडस्ट्री, चाइल्ड रेजिंग, इंप्रूव एथलेटिक परफॉर्मेंस, enhancing the lives of people in nursing home, psychiatric hospital and other institutions। ये डिफरेंट जगहों पे इसको यूज किया जाने लगा। फर्दरमोर बिहेवियर थेरेपी हैज बीन बेटर अंडरस्टूड एज द प्रोसेस इन विच पेशेंट एंड द थेरेपिस्ट इन मेनी केसेस कोलैबोरेट टू इंप्रूव साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग, जिसमें थेरेपिस्ट और क्लाइंट जो होते हैं एक दूसरे से कोलैबोरेट कर रहे होते हैं, इंटरेक्ट कर रहे होते हैं साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग को इंप्रूव करने के लिए। In behavior therapy, the relationship with the client is valued just as it is in other therapies। वो कहते हैं कि इसमें रिलेशनशिप की वैल्यू होती है जैसे कि दूसरी थेरेपीज में होती है। रिलेशनशिप की वैल्यू जो होती है ना क्लाइंट और उसकी थेरेपिस्ट की, वो हर थेरेपी के अंदर ही इंपॉर्टेंट होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि रिलेशनशिप किस थेरेपी के अंदर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो रिलेशनशिप के बगैर तो थेरेपी इफेक्टिव ही नहीं ना होती, यानी कि एक अच्छा इंटरेक्शन डेवलप करना जरूरी होता है। अच्छा, द एसोसिएशन फॉर बिहेवियरल एंड कॉग्निटिव थेरेपीज वाज फाउंडेड 1966, यानी कि 1966 में इसको डेवलप किया गया एसोसिएशन को। और फिर 2009 के 9 में इसके 4000 मेंबर्स हो गए थे। अच्छा, ऑल्दो दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन द यूनाइटेड स्टेट्स, क्योंकि इसको यूनाइटेड स्टेट्स में डेवलप किया गया था। अगर इसको डेवलप किया, बिहेवियर थेरेपी सोसाइटीज आर फाउंड इन द नंबर ऑफ कंट्रीज। बाद में बहुत सी कंट्रीज में इसकी जो सोसाइटीज हैं डेवलप हुई हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने आपको बात की थी, अगर आपसे ये पूछा जाए कि बिहेवियर थेरेपिस्ट जो होता है वो किन चीजों पर फोकस करता है या उसका फोकस क्या होता है, तो आप कह सकते हैं ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, स्पेसिफिक मेजरेबल रिस्पॉन्सेज, रिस्पॉन्स को भी मेजर कर रहा होता है। और सबसे पहले तो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर की बात करेगा, फिर रिस्पॉन्सेज की बात करेगा, उसके बाद पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर आर कंट्रोल्ड बाय पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई। कौन से बिहेवियर किस तरह के स्टिमुलाई से कंट्रोल करने हैं, वो ये सारी चीजें देख रहा होता है। मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसमें कंट्रोल्ड कंडीशंस के अंदर चीजों को स्टडी किया जाता है, फिर बाद में उसको चेंज किया जाता है या मॉडिफाई किया जाता है, अगर मेथड ऑफ स्टडी की बात करें तो। अच्छा, बिहेवियरिस्ट नॉट इंटरेस्टेड, किन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होते, या कौन सी चीजें हैं जो उनके बिहेवियरिज्म के अंदर नहीं आती। अनकॉन्शियस इनर मोटिवेशन, बायोकेमिकल प्रोसेसेस, इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं रखते जो बिहेवियरिज्म वाले होते हैं ना, बिहेवियर थेरेपी वाला। उसको अनकॉन्शियस से कोई गर्ज नहीं होती, इनर मोटिवेशन की बात नहीं करता, बायोकेमिकल प्रोसेसेस की बात नहीं करता। अच्छा, बिहेवियर थेरेपी इज मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स, ये बात बेसिकली बिहेवियर थेरेपी क्या कर रही होती है, अनलर्न करवा रही होती है मैल एडेप्टिव बिहेवियर। मैल एडेप्टिव बिहेवियर कौन सा होता है, जल्दी से बताएं, टाइम हमारे पास कम है। मैल एडेप्टिव बिहेवियर कौन सा होता है, इतना सर वो बेसिक वाला क्वेश्चन है ये। बिहेवियर होता है जो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। अब नॉर्मल बिहेवियर कह दें आप, सिंपल। सोसाइटी जी। तो बहुत से ऐसे अब नॉर्मल बिहेवियर है जो एक्सेप्ट कर रही होती है, आप इस तरह कहते हैं मैलएडेप्टिव बिहेवियर जो नॉर्मल नहीं होता, सिंपल। ठीक है, बहुत अरसा ये मेरा भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कराया किसी ने, तो ये चीजों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, विच पीपल अक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, जो उन्होंने लर्निंग के थ्रू अक्वायर किए होते हैं उनको इन्होंने अनलर्न कराना होता है।
एंड abnormal behavior would be treated by making them to relearn new experiences। और जो abnormal behavior होता है उसको ट्रीट करते हैं कैसे, न्यू एक्सपीरियंसेस करवा के, ठीक है, नई चीजें उनको सिखा के, नई सिचुएशंस में डाल के। अच्छा, उसके बाद दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट, चेंजिंग इंडिविजुअल्स बिहेवियर एंड मेक देम एबल टू फंक्शन मोर एफिशिएंटली डेफिनेटली सॉल्व, मतलब कि उसको इस काबिल बनाया जाता है कि मोर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली वो काम कर सके या फंक्शन कर सके सोसाइटी के अंदर। बिहेवियर थेरेपी वाले ये काम करते हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग अगर इसको देखें तो 3 टेक्निक्स होती हैं क्लासिकल कंडीशनिंग के अकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, अवर्सिव थेरेपी, फ्लडिंग और इम्प्लोसिव थेरेपी। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि किसी को सिस्टमैटिक वे में या डिफरेंट स्टेजेस में कोई किसी चीज का इलाज करना, ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी को फोबिया है, बिल्ली से बहुत डर लगता है, तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि आपने रिलैक्स रहना है। आपने पहले तो उसको ये रिलैक्स रहना सिखाया जाता है ना, कि रिलैक्सेशन उसको प्रैक्टिस कराई जाती है कि रिलैक्स कैसे रहना है। अब हमें पता है कि उसको बिल्ली से फोबिया है, तो फिर क्या किया जाता है, सबसे पहले उसको बिल्ली का नाम लिया जाता है, उसके सामने बिल्ली के बारे में डिस्कशन की जाती है, ठीक है। अच्छा, ये सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में क्या होता है, सबसे जो पहला स्टेप होता है ना, वो वाला स्टेप होता है जो सबसे कम एंग्जाइटी क्रिएट करता है, सबसे कम इशू क्रिएट करता है। तो पहला स्टेप यही होगा ना कि बिल्ली लाने के बजाय उस बिल्ली के बारे में बातें करना शुरू कर दी जाए, ठीक है। शुरू शुरू में वो थोड़ा सा उसको फील होगी एंग्जाइटी, जो जिसको फोबिया है, ठीक है। फिर अगली दफा अगर उसके साथ आप क्या करेंगे, डिस्कशन करना शुरू कर देंगे बिल्ली के बारे में, तो अगली दफा वो वाला रिस्पॉन्स नहीं होगा, वो वाली उसकी कंडीशन नहीं होगी जो पहली दफा में भी थी, ठीक है। तो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता फिर आप क्या करेंगे, उसको बिल्ली की पिक्चर दिखाएंगे, ठीक है। अगली दफा जब वो बिल्ली की पिक्चर देखने पर भी रिलैक्स रहना सीख जाएगा, फिर उसको क्या करेंगे, दूर से बिल्ली दिखाएंगे, दूर बैठी हुई बिल्ली, ठीक है, दूर बिल्ली भी, फिर उसको उस पर रिलैक्स रहना सिखाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा करीब ले आएंगे बिल्ली, उस पर रिलैक्स रहना सिखाएंगे। फिर क्या करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल उसके पास ले आएंगे, उस पर रिलैक्स रहना सिखाएंगे। फिर आखिरी स्टेप में क्या करेंगे, हम बिल्ली उठा के उसकी झोली में रख देंगे। तो इस तरह क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता डिफरेंट स्टेप्स में आप उसकी जो डिसेंसिटाइजेशन कर देते हो, इसको बोलते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। ये किसने दी थी, यहां पर लिखा है, इसको आपने पढ़ लेना है, जोसेफ वोल्फ ने दी थी 1958 के अंदर। बाकी जो चीजें मैंने आपको बता दी वही सारा कुछ लिखा हुआ है इधर। अच्छा, अवर्सिव थेरेपी क्या होता है, आइवन पेवलोव ने डेवलप की थी। A technique used to unlearn the unwanted habits by associating it with the unwanted impulses। किसी चीज के साथ कोई जो ऐसी चीज, कोई ऐसी हैबिट जो वो छुड़वाना चाहते हैं, आप उसके साथ कुछ और ऐसा बुरा एसोसिएट करके आप थेरेपी जो दे रहे होते हैं, उसको बोलते हैं वर्शिप थेरेपी। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी की सिगरेट छुड़वाना चाहते हैं, तो उसको बोले भाई अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक है, अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपको ये सजा मिलेगी, अगर आप ये बिहेवियर करोगे तो आपको ये जुर्माना देना पड़ेगा। तो इस तरह आप उसको अवर्सिव थेरेपी मतलब दे सकते हो। कोई मतलब कि गलत हैबिट के साथ या अनवांटेड हैबिट के साथ कोई अनवांटेड इंपल्स या अनवांटेड कोई जो कॉन्सिक्वेंस है वो जोड़ दें, तो वो अवर्सिव थेरेपी हो जाती है। दिस टेक्निक इज फ्रीक्वेंटली यूज विद अल्कोहलिक्स। ये शराब नोशों के साथ यूज ज्यादातर होती है, स्मोकर्स को छुड़वाने के लिए यूज होती है, और ड्रग अब्यूजर्स के साथ ये यूज की जाती है ये वाली थेरेपी अक्सर। अब देखें ना, जब अल्कोहलिक्स होते हैं, स्मोकर्स होते हैं, सब्सटेंस अब्यूज होते हैं, वैसे तो हर बिहेवियर के अंदर ही जो है हमारी जो विल होती है ना, वो अपना रोल प्ले कर रही होती है। लेकिन जो अल्कोहलिक होते हैं, स्मोकर होते हैं ना, या अब्यूजर्स, किसी भी चीज के अब्यूजर हो सकते हैं, उनमें सबसे ज्यादा जो विल की जरूरत पड़ती है, विल की जरूरत पड़ती है कि आप खुद पर कंट्रोल रखें। तो वहां पर फिर उनके साथ चीजें एसोसिएट करनी पड़ती हैं कि अगर आप सिगरेट पीना नहीं छोड़ोगे तो कैंसर हो जाएगा, अगर आप शराब पीना नहीं छोड़ोगे तो आप जल्दी मर जाओगे। तो इस तरह ना फिर चीजें एसोसिएट करनी पड़ती है। अच्छा, इम्प्लोसिव थेरेपी क्या होती है, फ्लडिंग भी कहते हैं और इम्प्लोसिव थेरेपी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी बंदे को एंग्जाइटी फोबिया है पानी से, तो आप उसको जाके पानी में धक्का दे दो। ये इसका ये मतलब है कि मेकिंग द पेशेंट डायरेक्टली इनकाउंटर द फियर प्रोवोकिंग स्टिमुलस, डायरेक्टली उसका आप उसकी इंटरेक्शन करा दो उस स्टिमुलस के साथ जो उसको फियर क्रिएट कर रहा है, एंग्जाइटी क्रिएट कर रहा है। इसको इम्प्लोसिव थेरेपी कहते हैं। अगर किसी को पानी से डर लगता है तो पानी में धक्का दे दो या उस पर पानी डाल दो। उसके बाद ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है किसी को दिखा के, यानी कि किसी को
मॉडलिंग के थ्रू या किसी को दिखा के ऑब्जर्व करवा के ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर आप थेरेपी दे रहे हैं और उसको कुछ सिखा रहे हैं, उसका बिहेवियर कोई छुड़वा रहे हैं, तो वो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग होता है। यानी कि अगर कोई फर्ज करें जैसे मैंने ऊपर बात की कि किसी को पानी का फोबिया है, एंग्जाइटी है, तो आप क्या बोलेंगे, आप उसको वो लोग दिखाएं, पहले तो वीडियो में दिखाएंगे जो लोग पानी में मतलब नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, पहले उसको दिखाएं। ठीक है, अब वो उनको देख के यार वो उसको आप ये उसके माइंड में डालेंगे कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। देखिए वो पानी में नहा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, उनको कुछ नहीं हो रहा, तो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं, आपको भी कुछ नहीं होगा, एक दफा करके तो देखें। तो ये मतलब कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग करवा रहे होते हैं आप, ये भी थेरेपी दे रहे होते हैं। जी, यहां तक कोई क्वेश्चन है तो? सर इमर्सिव और इम्प्रेसिव बता दें, क्योंकि उस मतलब दोनों में भी तो हम अनवांटेड बिहेवियर को ही उनको करवा रहे होते हैं, इनकाउंटर करा यहाँ रहे पर होते हैं। इसमें इम्प्लोसिव थेरेपी के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम अगर किसी को पानी का फोबिया है ना, तो हम पानी के अंदर उसको धक्का दे रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट उसकी इंटरेक्शन करा रहे हैं उस स्टिमुलस के साथ जो स्टिमुलस उसको एंग्जाइटी क्रिएट करा रहा है। अवर्सिव थेरेपी के अंदर हम क्या करते हैं, वो जो उसकी बैड हैबिट है ना, उस हैबिट के साथ हम कोई एसोसिएट कर रहे हैं, कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस जिससे हमें लगे कि वो डर जाएगा। मिसाल के तौर पर सिगरेट के साथ हमने जोड़ दिया कि आपको कैंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि इम्प्लोसिव थेरेपी के अंदर तो हम डायरेक्ट उसका इंटरेक्शन करवा रहे हैं ना उस स्टिमुलस से जो उसको डरा रहा है। सर जैसे सिगरेट के डब्बे के ऊपर वो कैंसर वाली और ऐसा की अजीब सी जी तस्वीरें जी जी बनी। जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ठीक। वो वर्सिव थेरेपी के अंदर आता है, लेकिन छोड़ता छोड़ता फिर भी कोई नहीं। सर मैं वर्सिव थेरेपी भी एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल कोट करना चाहूंगी। हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो वो जी मट्टी खाना शुरू कर देते हैं या कोई चीज या फीडर वगैरह नहीं छोड़ रहे होते, तो मदर जो यूज करती हैं वो तवे की स्याही वगैरह उसके फीडर को लगा देती है जिसको छुड़वाने के लिए। जी जी, ऐसे ही है। फिर उसको कहती क्या है, स्याही लगाने को क्या कहती हैं फिर वो? सर अवर्सिव यानी हमने कोई अवर्सिव चीज उसके साथ लगा दी है ना, जोड़ दी है, जिससे हम उसका अनवांटेड बिहेवियर बेबी का छुड़वा देंगे। हाँ, इसको कह सकते हैं, लेकिन मुझे ये कोई इतनी अच्छी एग्जांपल नहीं लग रही। तो जैसे क्या? उसके ऊपर कुछ लगा देते हैं, मिर्ची वगैरह या कुछ इस तरह की, ताकि वो हाँ, आप ऐसे कह पकड़ो। सकते हो, हाँ हाँ, ये कह सकते हो कि अगर वो अंगूठा चूसे, आप अगर कहेंगे कि आप अगर अंगूठा चूसेंगे ना तो आपके दांत गिर जाएंगे, तो ये भी है। अगर अंगूठे के ऊपर कुछ लगा दें आप, तो अब उसको क्या, उस अंगूठा चूसने के साथ आपने क्या एसोसिएट कर दिया, मिर्ची को एसोसिएट कर दिया, या किसी और ऐसी चीज को एसोसिएट कर दिया जो अच्छी नहीं है जायके में। ठीक है, तो इस तरह से उसको पता चलेगा कि अगर मैं ये काम करूंगा तो मुझे इसका ये कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ेगा। तो ये ठीक है। आप एग्जाम्पल दें, आपको एक्सक्यूज मी एग्जाम्पल। सर। जी जी। सर तो जैसे ना अवर्सल थेरापी ये ड्रग्स वगैरह पे तो सर कैसे इम्प्लीमेंट हुए, तो जो ड्रग्स यूज करते हैं वो तो किसी की बात सुनते ही नहीं है। जो अल्कोहल वगैरह यूज करते हैं, हम उन्हें हैं तो आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो नहीं सुनते ना। तो सर वो वो सुन तो वर्ष वो सुन तो वर्ष सुनते, नहीं कर सकते। हाँ क्यों नहीं होती है, लेकिन देखे ना, ये जब आपके पास कोई थेरेपी लेने आता है ना, तो आप जब आप थेरेपी दे रहे होते हैं या क्लाइंट का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, तो आप वहां पर एक थेरेपी यूज नहीं कर रहे होते। पहले तो आप उसमें विल क्रिएट करेंगे ना। ठीक है, विल थोड़ी सी क्रिएट करेंगे, फिर उसमें आप डर भी पैदा करेंगे। डर पैदा करने के लिए आप अवर्सिव थेरेपी देंगे कि अगर यार फर्ज करो, देखो आपको छोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपको छोड़ना क्यों जरूरी है, मैं ये दे, अब ये अगर आप उसमें विल पैदा करने के लिए भी ये थेरेपी दे रहे हैं कि अगर आप इसको छोड़ोगे ना तो यार आपको कैंसर हो जाएगा। अगर आपको कैंसर हो जाएगा तो आपके जो बच्चे हैं, बीवी है, वो किधर जाएगी, या हस्बैंड है, कोई भी, अगर लड़की है तो उसको उस हिसाब से डील करेंगे, लड़का है तो उस हिसाब से डील करेंगे। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं कि यार फर्ज करो आपको कैंसर हो जाता है और कल आपको आप मर जाते हैं, आपको आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर आपके बच्चे किधर जाएंगे? ये दर दर की ठोकरें खाएंगे। ठीक है, किस किस से मांग के खाएंगे, आजकल कौन किसी को पूछता है, ये वो ऐसी वैसी। आप एक एक आपने क्या, स्मोकिंग के साथ या शराब के साथ आपने इतनी चीजें जोड़ दी हैं कि वो बंदा बेचारा कहता है यार अब तो मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरह से ये इसको ये समझ ले कि आप डराने वाली बात कर रहे हो, तो इसको डरा रहे होते हैं कि अगर आप ये नहीं छोड़ोगे तो आपका ये हो जाएगा, आपका वो हो जाएगा।
और सर और ये तो जो सर एवर्सिव थेरेपी है इसका जब मैंने पढ़ा था तो उसमें ये था कि जैसे ड्रग या अल्कोहल वाले होते हैं तो वो उनको वो जो अमाउंट होती है जो ड्रग की वो ये लोग देते हैं, लेकिन साथ में हल्का सा स्लाइट इलेक्ट्रिक शॉक दे देते हैं, या फिर जो वो ड्रग दे रहे होते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल डाल देते हैं जिसकी वजह से उसका टेस्ट बहुत बदजायका हो जाता है। तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फिर वो चीज छोड़ देते हैं ये लोग। जी जी, ये वाली बात भी है इसके अंदर, ये भी इसको भी कंसीडर करना है कि या तो आप जो काम कर रहा है उसके साथ कोई कॉन्सिक्वेंस, बात मैंने कॉन्सिक्वेंस की है ना, तो कॉन्सिक्वेंस की ये है कि आप उसको जो उसका स्टिमुलस वो ले रहा है उस स्टिमुलस को आपने खराब कर दो, या तो ठीक है, तो उस स्टिमुलस को इतना खराब कर दो, उसके साथ ऐसी चीजें एसोसिएट कर दो कि वो उसके उसमें इंटरेस्ट ही ना ले, बाद में वो उसको ऐसा ऐसा छोड़ दे कि यार ये तो मतलब खराब होता चला गया है, तो जो स्टिमुलस होगा उसी हिसाब से उसको डील करेंगे हम। तो शाहीन का जो क्वेश्चन था वो इस तरह से भी क्लियर हो सकता है कि वो थ्रू इलेक्ट्रिक शॉक या फिर उसको उसको बदजायका करके जो है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो आदत है वो छूट जाती है। जी ठीक है, इस तरह से भी हो सकता है, यस, बिल्कुल हो आई सकता है। थिंक ये ज्यादा फिट ऑप्शन है कि आप लेफ्ट इन हाँ फ्रंट लगा दो, ये ज्यादा बेहतर है क्योंकि डर हाँ, तो वो सुनते तो नहीं है ना, इस तो तरह से भी ये कर ज्यादा सकते हैं। फिट होता। हाँ हाँ, इस तरह भी कह सकते हैं, नो इशू, ऐसे भी आता है, ये पर्सपेक्टिव भी है इसका। जी कोई और क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग को देखते हैं। 5 मिनट रह गए हमारे पास, इसको खत्म करते हैं। इसमें हमारे पास जो है टोकन इकोनॉमी है। टोकन इकोनॉमी वही वाली बात है कि कोई रिवॉर्ड देना होता है आपने, इसमें टोकन इकोनॉमी का मतलब होता है कि आप उसको इनाम के तौर पर, रिवॉर्ड के तौर पर पैसे दे सकते हैं, सिक्के दे सकते हैं, या कुछ और चीज दे सकते हैं, इसको टोकन इकोनॉमी कहते हैं। कि वो वाला बिहेवियर अगर आप डेवलप करना चाहते हैं या कोई बिहेवियर छुड़वाना चाहते हैं। उसके बाद है कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग। कॉन्टीजेंसी कॉन्ट्रैक्टिंग का क्या मतलब होता है कि यहाँ पर जो क्लाइंट होता है और जो थेरेपिस्ट होता है ना, उनके दरमियान में बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो आपस में प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि आपने फर्ज करे अगर सिगरेट की बात करते हैं हम, तो उसको बोला जाता है कि नेक्स्ट पूरा वीक जो होगा आप सिगरेट नहीं पिएंगे, ये मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें या मेरे साथ ये प्रॉमिस करके जाएं। अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आपको इसका जुर्माना देना पड़ेगा या आपको इसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो बाकायदा उनके दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है, इस बेस पे इसकी मतलब कि इस तरह से एक तरीका इलाज होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इफ एन ओवर ईटर फेल्स टू रिफ्रेन फ्रॉम, यानी कि अगर वो ओवर ईटिंग करता है, अगर वो नहीं कर सकता, कंट्रोल खुद को ना कर सके, तो ही विल हैव टू सेंड अ डोनेशन चेक फॉर ड्रिंक, मतलब उसको डोनेशन देना पड़ेगा, एक चेक देना पड़ेगा डोनेशन के तौर पर। द चेक्स आर प्रिपेयर्ड एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम। और जो चेक होगा ना, वो कहते हैं पहले ही बनवा लिए जाते हैं, यानी कि उसी जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ना उसी वक्त उससे बनवा लिया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर हम बोले अगर आपने नेक्स्ट वीक सिगरेट पिया तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, 10,000 इधर मुझे दे जाएं। अगर आप सिगरेट पियेंगे तो ये 10,000 मेरा, अगर आप नहीं पियेंगे तो फिर ये आपको वापस मिल जाएगा। तो इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है बकायदा उनका। अच्छा, उसके बाद ऑफ थेरेपी फाउंड टू बी इफेक्टिव विद फाउंड टू बी इफेक्टिव विद 50 to 90% ऑफ पेशेंट्स, यानी कि 50 to 9% जो है जो लोगों को इसका फायदा होता है, यानी कि ये इफेक्टिव होता है। 50 to 90% आप कह सकते हैं ये इफेक्टिव थेरेपी होती है, जो बिहेवियर थेरेपी होती है, खास तौर पर फोबियाज, एंग्जाइटी डिसऑर्डर एंड अदर अनवांटेड बिहेवियर सच एज स्मोकिंग एंड ड्रग्स अब्यूज। इन लोगों के लिए या इन ये वाली जो प्रॉब्लम्स है इनके लिए बहुत इफेक्टिव होती है। ऑल्सो हेल्पफुल इन सेंस दैट इट कैन ऑल्सो बी इम्प्लॉयड बाई नॉन प्रोफेशनल टू। ये इसलिए भी है एक अच्छी, या आप कह सकते हैं हेल्पफुल है कि इसको नॉन प्रोफेशनल भी अप्लाई कर सकते हैं, लाजमी नहीं इसके लिए साइकोलॉजिस्ट होना। अब ये रिवॉर्ड वाली चीज तो ये मम्मा भी कर रही होती है, पापा भी यानी कि वालदैन भी कर रहे होते हैं। अच्छा, चीप एंड इकोनॉमिकल एज, जैसे मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं कि घरों में हमारे अक्सर ये थेरेपी यूज हो रही होती है, जैसे पनिशमेंट हो गया, री हो गया, ये यूज हो रही होती है। अच्छा, उसके बाद है चीप एंड इकोनॉमिकल एज इट डायरेक्टली फोकस ऑन द प्रॉब्लम टू बी अनलर्न। ये चीप है और इकोनॉमिक, यानी कि हमारे लिए आसान है, इसके साथ साथ ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली उस चीज को फोकस किया जाता है, उस बिहेवियर को फोकस किया जाता है जो लर्न करवाना होता है या जो मॉडिफाई कराना होता है या जिसको चेंज कराना होता है। तो इसलिए कुछ इसकी यूजफुलनेस या इसके आप बेनिफिट कह सकते हैं। जी, आज का लेक्चर एंड है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर सर ये इसको जो हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए पहले। नहीं, मुबशर आप अपना क्वेश्चन कर ले प्लीज। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मैं खाली इसको एक्सप्लेन कर रही थी थोड़ा सा। सर इसमें जो आ जाता है, इसमें एसोसिएशन आ जाती है ना, कि एसोसिएट करना चीजों को किसी चीज के साथ और फिर उसके बारे में रिवॉर्ड देना। फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो बच्चे को अगर नमाज के लिए तैयार कर रहे हैं तो नमाज के लिए मेरे जहन में बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल आई थी, मैंने पढ़ी थी।
तो वो क्या करती थी, उसका बच्चा नमाज नहीं पढ़ता था, तो उसने बोला कि तुम अगर नमाज पढ़ोगे ना तो तुम्हें रोजाना एक चॉकलेट मिलेगी, अल्लाह ताला की तरफ से आएगी चॉकलेट, और एक जी दे जी देकर जाना। जी जी तो फिर आपने भी पढ़ी है सर? जी जी बिल्कुल पढ़िए। तो वो चॉकलेट जो वो जानमाज के नीचे रख दिया करती थी उसकी मदर। तो फिर जब वो नमाज जानमाज समेटता था तो उसके नीचे से उसको चॉकलेट मिलती थी। तो इस तरह से ये हुआ, और जब उसका बिहेवियर ऐसा हो गया और उसने नमाज का आदी हो गया तो चॉकलेट आना बंद हो गई, और उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ा क्योंकि बिहेवियर तो उसका सेट हो चुका था ना। तो सर बिल्कुल। इसका इस तरह से हम समझ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जी, कोई और कह रहे थे, मैं हम आपने तो चॉकलेट वाली बात सुनी, या आपने थोड़ी सी ना इसको मॉडर्न इसकी एग्जांपल सुनी है? हमने बहुत पहले वाली एग्जांपल सुनी है जिसमें शक्कर दी जाती थी, कि वो जाय नमाज के नीचे शक्कर रखी जाती थी। ये हमने बहुत पुरानी एग्जांपल ये सुनी हुई है, आपने इसको थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया है चॉकलेट के साथ। जी सर। जी, हफ्सा, आई थिंक आप कोई क्वेश्चन करने लगी थी या कुछ ऐड करने जी लगी थी? सर, मैं ये कहना चाह रही थी कि ये जो हमने क्लासिकल कंडीशनिंग में एवर्जन थेरेपी पढ़ी, तो ये ओपरेंट कंडीशनिंग का पार्ट नहीं होगा? क्योंकि देखिए उसमें भी तो जो पेशेंट है वो एक तरीके से पनिशमेंट से बचने के लिए वो उस एबनॉर्मल या मेल एडेप्टिव बिहेवियर को छोड़ देगा, तो ये ओपरेंट जी जी कंडीशनिंग में नहीं आएगा? जी, बाज दफा ये कुछ थेरेपीज या कुछ टेक्निक्स होती हैं जो ओवरऑल बिहेवियरिज्म के अंदर अप्लाई हो रही होती हैं, तो ऐसा होता है कि बाज ये वाली ओपन कंडीशनिंग के अंदर भी आ जाती है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, ये लाजमी नहीं है कि यही वाली टेक्निक इधर आनी है। और जो सर जो यूजुअली सीबीटी प्रेफर की जाती है वो भी बिहेवियरिज्म में ही आती है? जी, वो बिहेवियरिज्म के अंदर उसमें थोड़ा सा ना वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट भी आता है ना, उसमें कॉग्निशन भी शामिल होती है, उसमें बिहेवियर भी शामिल होता है। तो उसमें बिहेवियरिज्म भी इन्वॉल्व होता है, उसमें कॉग्निटिव अप्रोच भी इन्वॉल्व होती है, दोनों इन्वॉल्व होती हैं उसमें। यानी उसमें हम उसको प्योरली बेसिकली बिहेवियरिज्म का नहीं कह सकते? नहीं नहीं, मैं नहीं कहता कि उसको सीबीटी हम मतलब कि उसको बिहेवियरिज्म के अंदर लेके आएंगे। मेरे ख्याल में वो कॉग्निटिव अप्रोच में आएगी। क्यों? क्योंकि पहले हम उसकी कॉग्निशन चेंज करेंगे तो उसका बिहेवियर चेंज होगा ना। कॉग्निशन पहले आती है, बिहेवियर बाद में आता है, कॉग्निशन की वजह से तो बिहेवियर बन रहा होता है। जी ठीक है सर, थैंक यू। हाँ जी, वेलकम। सर जी, मेरा कोई और क्वेश्चन? हमने शुरू में जैसे कहा कि पावलोव ने क्लासिकल कंडीशनिंग को डिस्कवर किया और स्किनर ने ओपन कंडीशनिंग, लेकिन जब एंटीसीडेंट्स की हम बात करें थे तो इसमें एक में जेबी वाटसन था और एक में थॉर्नडाइक था। तो ये डिस्कवर्ड हुई या इंट्रोड्यूस्ड होगा? मतलब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि हमने कहा कि उन लोगों ने शुरुआत की थी, बाकायदा तौर पर मुतारिफ करवाया था वो पावलोव ने करवाया था या स्किनर ने कराया था। तो ये इसमें थोड़ी कंफ्यूजन है कि डिस्कवरी में और इंट्रोडक्शन के अंदर। ये यहाँ पर आप दोनों ही लगा सकते हो, डिस्कवर भी लगा सकते हो, इंट्रोड्यूस भी लगा सकते हो। तो फिर जिन लोगों ने पहले इस पे काम किया तो उन्होंने इसको ये वाला नाम नहीं दिया था, मतलब वो जैसे हमने पहले कहा नहीं नहीं नहीं, हाँ। ये जो क्लासिकल कंडीशनिंग जैसे सबसे पहले ये इंट्रोड्यूस उसने कराई है, पेवलव ने, उसी को उसका फाउंडर माना जाता है या फादर कहा जाता है। और इसी तरह बीएफ स्किनर ने भी ओपरेंट कंडीशनिंग पे काम किया था। तो फिर जो एंटीसीडेंट्स में जो चीजें उन लोगों ने की थी तो वो फिर क्या इन वो लोगों के तो बाद? नहीं 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 नहीं, वो तो बिहेवियरिज्म की बात हो रही है ना, ऑब्जेक्टिविटी की बात हुई है। तो बिहेवियरिज्म के अंदर दो चीजें आ गई ना, क्लासिकल कंडीशनिंग और ओपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑब्जेक्टिविटी तो इन दोनों के अंदर डिस्कस हो रही है ना, क्लासिकल कंडीशनिंग के अंदर भी ओपरेंट कंडीशनिंग के अंदर भी। ये बेसिकली लर्निंग की दो टाइप्स आप कह सकते हैं, कि किस तरह से लर्निंग के दो तरीके हैं बस। तो मतलब वो लर्निंग पे वो लोग सिमिलरली कोई एक जैसा काम करे, जैसे हम कह रहे थे कि साथ बाकी साइकोलॉजिस्ट भी कर रहे थे, तो बाकायदा तौर पर जो इन चीजों को फोकस किया है वो इन दोनों आदमी ने। जी जी, उसको बकायदा मतलब आप कह सकते हैं कि जब इन तरीकों को नाम दिया है जो इन दोनों ने दे दिया। पेवलव ने बोल दिया कि ये क्लासिकल, इसको हमने क्लासिकल कंडीशनिंग कहना आज के बाद, और स्किनर ने कह दिया जी हमने इसको आज के बाद ओपरेंट कंडीशनिंग का नाम दे दिया। ठीक है सर। पहले और नहीं सर दिया। बिहेवियरिज्म में हमने आके ट्रीटमेंट जो है वो पढ़ना शुरू किए, इससे पहले फंक्शनलिज्म और वॉलंटरिज्म, क्या मतलब उनका टारगेट ये ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में मेरे ज़हन में लफ्ज़ है, तो क्या वो नहीं था या फिर वो एक्सपीरियंसेस पर ही उनका सारा दारोमदार था? क्योंकि इसी पर हमने ट्रीटमेंट्स को, जैसे गेस्टाल्ट का हम पढ़ते हैं, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पढ़ते हैं या कॉग्निटिव का पढ़ते हैं, तो बिहेवियरिज्म के बाद ही पढ़ते हैं। तो क्या उन लोगों का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था बाकायदा तौर पर मेंटल हेल्थ को लेकर या इन चीज़ों स्ट्रक्चरलिज्म वालों, क्राइम? स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म वालों का? जी सर।
अच्छा जी जी, स्ट्रक्चरलिज्म वालों में यही तो खामी थी एक सबसे बड़ी, कि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करता था, यही तो इशू था उसमें, यही खामी थी उसके अंदर। जबकि फंक्शनलिज्म वाले थोड़ा सा आ गए थे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की तरफ, लेकिन उन्होंने भी कोई अपने बकायदा वो मेथड्स नहीं दिए थे जिस तरह से बिहेवियरिज्म वालों ने दिए हैं।